बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, यहाँ पे देखें आइडियाज़ दैट हैज़ हार्म्ड मैनकाइंड। कल हमने पढ़ा था आइडियाज़ दैट हैज़ हेल्प्ड मैनकाइंड कि मैनकाइंड के ऐसे कौन से आइडियाज़ हैं जिन्होंने मैनकाइंड को हेल्प किया। अब हम आइडियाज़ पढ़ने लगे हैं जिन्होंने मैनकाइंड को हार्म किया। रसल वाज अ साइंटिस्ट, अ मैथमेटिशियन, अ लॉजिशियन एंड ऑन द टॉप ऑफ ऑल ह्यूमनिस्ट फिलोसोफर. He was awarded Nobel Prize for his services for mankind. He has been considered as the most genius man of 20th century. First World War disturbed him a lot, and after that he utilized all of his genius to find a better and peaceful way of living for man. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 में, और उसके बाद आफ्टर दैट उसने अपनी जीनियस को यूज़ किया, अपनी तमाम जो उसका जहन था, उसकी अक्ल थी, उसको उसने यूज़ किया टू फाइंड अ बेटर एंड पीसफुल वे ऑफ लिविंग फॉर मैन. It is hard-headed, critical, caustic, realist. He is aware of the depth of evil and stupidity to be found in the heart of man. और ये जो है वो कहता है कि ही इज अ हार्ड हेडेड, क्रिटिकल, कॉस्टिक रियलिस्ट था वो, और ही इज अवेयर ऑफ द डेप्थ ऑफ द इवल. इवल की जो डेप्थ थी वो उसकी इवल एंड स्टुपिडिटी की डेप्थ से अच्छे तरीके से वाकिफ था. एंड स्टुपिडिटी टू बी फाउंड इन द हार्ट ऑफ मैन, कि ये इवल और स्टुपिडिटी जो है ये हार्ट ऑफ मैन के अंदर जो है बसी हुई है. दैट्स व्हाई ही एग्जॉस्टेड ऑल हिज एफर्ट्स टू हार्मोनाइज ह्यूमननेस एंड मटेरियल प्रोग्रेस. इस वजह से उसने पूरी कोशिश की कि वो ह्यूमैननेस को हार्मोनाइज करे, यानी कि बैलेंस आउट करे, और फिर उसके किसको, ह्यूमैननेस को, मटेरियल प्रोग्रेस, यानी कि इन दोनों को बैलेंस करके वो चले. In his essay Ideas That Has Harmed Mankind, Russell discussed those sets of beliefs which proved harmful in the past and could harm again if these are not checked strictly. अब जब वो रसल डिस्कस करता है ऐसे बिलीव्स की जिन्होंने पास्ट में इंसान को बहुत ज़्यादा हार्म दिया है, तो वो कहता है कि अगर आज भी इन जो बिलीव्स हैं उनको चेक ना किया गया या उनको ना देखा गया, तो ये जो है और भी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं. अकॉर्डिंग टू रसल, ह्यूमन मिसफॉर्च्यून्स According to Russell, human misfortunes are of two types: those which are inflicted by non-human environment, nature, and those which human beings themselves inflict on one another. अच्छा जी, ये जो आइडियाज है दोज आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन काइंड, उसके अंदर वो बताता है कि अकॉर्डिंग टू रसल ह्यूमन मिसफॉर्च्यून्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं. एक वो जो कि नेचर इंसान के ऊपर इन्फ्लिक्ट करती है, यानी कि नॉन ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है, यानी कि नेचर इंसान के ऊपर इन्फ्लिक्ट कर देती है. एंड दोज विच ह्यूमन बीइंग्स themselves inflict on one another. हम कहते हैं ना, एक तो आजमाइश अल्लाह की तरफ से होती है, एक आजमाइश वो होती है जो बंदा बंदे को देता है. बंदे बंदों को बड़ा रिच करते हैं, ठीक है, अल्लाह की तरफ से तो चले आई होती है, वो जो बंदे बंदों को करते हैं ना, वो बड़ा मुश्किल है भाई उसको बर्दाश्त करना. Russell is one of the view that with the progress of mankind, the misfortunes which people inflict on each other and on themselves have greatly been increased than misfortune caused by non-human beings. और रसल जो है वो ये कहता है कि with the progress of mankind, कि mankind की progress के साथ साथ the misfortunes जो कि लोग एक दूसरे के ऊपर inflict करते हैं, और अपने ऊपर जो misfortunes हम खुद inflict करते हैं या औरों के ऊपर करते हैं, have greatly been increased, ये ज़्यादा increase हुई हैं than more misfortune caused by non-human ways, जो कि nature के थ्रू या non-human ways के थ्रू जो cause होती हैं, यानी कि लोगों ने लोगों को तंग करना ज़्यादा शुरू कर दिया और लोगों ने अपने आप को भी तंग करना ज़्यादा शुरू कर दिया. हम भी लंबी सोचों में पड़ जाते हैं, फ्यूचर की जो है प्लानिंग में पड़ जाते हैं, प्रेजेंट को नहीं जीते, या तो हम पास्ट के गमों को लेके बैठे रहते हैं, फलाने ने मेरे साथ ऐसे कर दिया था, पुराने मुर्दे उखाड़ते रहते हैं. ये वो मिसफॉर्च्यून है जो हमने खुद अपने ऊपर इन्फ्लिक्ट की होती है. या फिर हम फ्यूचर में सोचते रहेंगे, अच्छा भाई अब पता नहीं क्या बनेगा, कहाँ जाएंगे, ठीक है. तो इस तरीके से हम नॉन ह्यूमन वेज जो है उसकी मिसफॉर्च्यून्स इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ऐसी मिसफॉर्च्यून्स जो ह्यूमन के ऊपर
इन्फ्लिक्ट करते हैं या फिर जो हम ह्यूमन खुद अपने ऊपर इन्फ्लिक्ट कर लेते हैं। फॉर द फ्यूचर देयरफॉर इट मे बी टेकन फॉर ग्रांटेड, ठीक है, और फ्यूचर को तो बस इसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, दैट मच द most important evils that mankind has to consider are those which they inflict upon other through stupidity or malevolence or both। और वो यहाँ पे वो कहता है कि for the future therefore, इसको इट मे बी टेकन फॉर ग्रांटेड, इसको फॉर ग्रांटेड शायद लिया जाने लगेगा, दैट मच द इम्पोर्टेंट इवल्स, के मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट इवल्स जो हैं जो मैन काइंड को कंसीडर करने हैं आर दोज जो कि इंसान एक दूसरे के ऊपर स्टुपिडिटी और मैलवोलेंस या बोथ, यानी कि इंसान को इंसान से बचने के लिए बहुत से मैन काइंड को अब ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि अब देखिए ना प्रोफेशनल जेलसीज बहुत हो गई हैं, लोग एक दूसरे की जो है वो टांग खींचने में लगे रहते हैं, लोग मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, ऊपर जाने की दौड़ में पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तो दीज आर द थिंग्स के, यानी कि अब इंसान को सिर्फ उस आजमाइश को फेस नहीं करना जो अल्लाह बंदे को देता है, अब इंसान को वो आजमाइश भी फेस करनी है जो बंदा भी बंदे को देता है। मूविंग फॉरवर्ड ही सजेस्ट दैट आइडियाज आर एथिकली न्यूट्रल, और वो कहता है कि आइडियाज जो हैं एथिकली न्यूट्रल होते हैं, एंड दीज आर ह्यूमन पैशन, और ये ह्यूमन पैशंस होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो आइडियाज हैं हमेशा एथिकली न्यूट्रल होते हैं, और ये ह्यूमन पैशंस ही होते हैं जो कि आइडियाज होते हैं, हमारे ख्यालात, हमारे जज्बात, हमारे अफीद, ये सारी चीज़ें वो इसको आइडियाज ही कहता है, ठीक है। इसको हम अपने पैशंस भी कह सकते हैं, इसको हम अपना फेथ कह सकते हैं, हमारी ख्वाहिशात हो सकती हैं, ये उन आइडियाज की बात करता है, विच मेक देम गुड और बैड, जो कि इंसान को ये आइडियाज ही होते हैं जो एथिकली न्यूट्रल और ह्यूमन पैशंस होते हैं, यही वो आइडियाज होते हैं या तो इंसान को हमारा इंसान की सोच होती है ना जो इंसान को गुड बनाती है या बैड बनाती है। अब देखिए ये उस दौर की वोकैबुलरी है ना, इसको वो आइडियाज कहता था, हम इसको पैशंस कहते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट आइडियाज से रिलेटेड डिफरेंट वोकैबुलरी यूज होगी है, लेकिन जिस दौर में रसल ने ये किताब लिखी थी उस दौर में इंग्लिश में इसको आइडियाज ही कहा जाता था, अब हमें इसको ह्यूमन पैशंस और पता नहीं क्या क्या डिजायर्स एंड दिस एंड सो ऑन, अब तो और भी बहुत सारे मीनिंग्स आ गए। रसल थिंक दैट यूजुअली पैशंस रुइन आइडियाज, और वो कहता है कि ये जो हमारे ख्यालात होते हैं ना उनको हमेशा पैशंस जो हैं वो रुइन कर देते हैं। इवल पैशंस क्रिएट फॉर इरेशनल बिलीव्स, और ये जो इवल पैशंस होते हैं वो फॉल्स इरेशनल बिलीव्स जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है, और एंड आइडियाज फॉर देयर आउटलेट, और वही ये आइडियाज फॉर देयर आउटलेट जो है वो क्रिएट करते हैं। इंसान के अगर पैशंस इवल हैं तो देखिए ना डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा, उसका पैशन था लर्निंग, ठीक है, और उसने डू एंड डाई वाली सिचुएशन जो है ना वो कि भाई वो दुनिया के ऊपर जो है पहले वो पढ़े लिखे, फिर उसकी दुनिया के ऊपर एक अथॉरिटी हो, पार हो, उसके पास वेल्थ हो, हम भी इसीलिए स्टडी करते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर फॉस्टर्स ने स्टडी की। एट द एंड जब उसने सारी किताबें पढ़ ली, जैसे हम भी सारी डिग्रीज लेने की कोशिश करते हैं, तो जब उसने सारी किताबें पढ़ ली, थियोलॉजी भी पढ़ ली, रिलीजन भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, उसने कहा चलो भैया ब्लैक मैजिक सीख, ठीक है, क्योंकि उसको ये लगा कि इतनी सारी डिग्रीज लेने से जो है शायद उसको दुनिया में वेल्थ नहीं मिलेगी लेकिन ब्लैक मैजिक से जरूर मिलेगी। इसी तरीके से बेटा जो जीनियस होता है ना, जब वो इवल जीनियस होने लगता है ना तो वो तबाही जो है ना वो बचा रहता है बंदा, ठीक है। तो इसी तरीके से इंसान का पेंडुलम होता है, पेंडुलम देखे ना, इंसान जितना राइट की तरफ जाता है ना उतना ऑपोजिट जाता है, पेंडुलम जितना आगे जाता है उतना ही पीछे जाता है। इंसान का माइंड भी ऐसे है, जो इंसान नेक होते हैं ना अगर वो बदी पे जाना शुरू हो तो वो उससे भी ज्यादा बदतर हो जाते हैं, और जो बदतर होते हैं जब अल्लाह उनको हिदायत देता है तो वो हजरत उमर जैसे हो जाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। तो बेटा ये इंसान का पेंडुलम है कि वही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि मुसलमानों को शहीद किया करते थे बिफोर इस्लाम लाने से पहले, उनकी बाद जो है जब वो मुसलमान हुए तो काफिर उनसे डरा करते थे, नॉन मुस्लिम्स उनसे डरा करते थे कि ये मुसलमानों की सफ में शुमार हो गए। तो दैट इज द पेंडुलम कि इंसान इसी तरीके से बेटा जो हमारा बच्चा होता है ना, जीनियस बच्चा होता है, उसकी ज्यादा केयर करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू वो बच्चा जो दरमियाने दिमाग का होता है,
और एक और चीज बता दूं कि जो जीनियस माइंडेड लोग होते हैं ना, वो प्रैक्टिकल लाइफ में फेल हो जाते हैं। ठीक है, वो सिर्फ जीनियस रह जाते हैं, वो टॉपर्स रह जाते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, ना तो उनको रिश्ते निभाने आते हैं, ना उनको प्रैक्टिकल लाइफ जीनी आती है। लेकिन जो दरमियाना बच्चा होगा ना, वो माँ बाप का भी होता है, वो उस्तादों का भी होता है, वो रिलेशंस का भी होता है। तो असल में वो दरमियाना वाला कामयाब हो जाता है जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है। आप देखें, मतलब हजरत अली ने यही बात तो की थी कि मतलब किस्मत से ज्यादा मैंने किसको देखा, मैंने किस्मत वालों के नीचे इल्म वालों को काम करते देखा है। यानी कि इंसान को किस्मत माननी चाहिए। ठीक है, तो इवल पैशंस जो हैं वो इसी तरीके से, ये जो हमारे इवल पैशंस, ये जो गुड और बैड पैशंस होते हैं हमारे, दरअसल यही चीज कहता है कि जो हमारे पैशंस होते हैं ये हमारे आइडियाज को किल कर देते हैं। इंसान बाज़ औक़ात अपने पैशन के पीछे इतना भागता है कि आइडियाज वो उन एथिक्स को, उन न्यूट्रल एथिक्स को कहता है जो हम दुनिया में जीते हैं। ठीक है, जो हम दुनिया में कर रहे होते हैं, या जिन बेस पे, फॉर एग्जांपल हमारा फेथ है कि हमने सच बोलना है, हमने झूठ नहीं बोलना। लेकिन बाज औकात हम पैशन के पीछे इतना ज्यादा भागते हैं कि हम अपने इन आइडियाज को रुइन कर देते हैं। इसी तरह बच्चियों की शादियां होती हैं, शादी के बाद वो अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ के चली जाती है। ठीक है, वो नहीं समझती कि अब मैं माँ हूँ तो मुझे इस बच्चे को देखना है। उसके लिए वो पैसा इतना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आखिरकार उस लड़की ने डिग्री ली है भाई, और अगर उस डिग्री से पैसे नहीं आएंगे तो फिर तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो ये हमारा बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है, इसलिए हमें अपनी औलाद भी बुरी लगने लग जाती है। ठीक है, मैंने कई माओं को देखा है। मैं एक दफा हमारे नेबर्स में एक कोई खातून रहती थी, आप लिटरली यकीन जानिए, शी वॉज सो मच पैशनेट अबाउट हर एंटरटेनमेंट कि वो उन दो बच्चों को, बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे थे, और दोनों बच्चों में 1 साल का एज डिफरेंस था। एक बच्चा जो है वो 3 इयर्स का था और एक 2 इयर्स का, तो दोनों पैम्पर्स वाले बच्चे थे। बट देयर मदर वॉज सो पैशनेट अबाउट द एंटरटेनमेंट एंड एंजॉयमेंट एंड पार्टीज एंड सो ऑन कि वो अपने बच्चों को बाहर से ताला लगा के जाते थे, और मैं हैरान रह जाती थी, और उन बच्चों के रोने की आवाज मेरे घर तक आती थी। तो मेरा लिटरली दिल रोता था जब वो बच्चे रोते थे कि यार ये कैसी माँ है, ये क्या हो गया माँ। तो हम अपने पैशंस के पीछे बेटा इतने भागते हैं कि आज के दौर में हम अपने बच्चों को डे केयर क्या, नानी क्या, दादी क्या, सर्वेंट्स क्या, सबके हवाले करने को तैयार है। लेकिन किस लिए? सिर्फ 10,000, 20,000, 25,000 की जॉब। और हमें ये लगता है शायद ये 10, 20, 25,000 हमें ना मिले तो हमारी जिंदगी नहीं गुजरेगी, हम शायद भूखे मर जाएंगे। तो दैट इज द इवल पैशन, जिसके पीछे जो है हम अपने आइडियाज, वो जो हमारे हार्मोनाइज या न्यूट्रल आइडियाज हैं, हम उनको किल करते हैं। हम अपनी ममता को किल कर देते हैं। हम अपनी, जो अल्लाह ने अंदर एक औरत बनाई है ना, हम उसको किल कर देते हैं। औरत कंप्लीट ही उस दिन होती है जिस दिन वो माँ बनती है, उसकी गोद में बच्चा आता है, ब्रेव हो जाती है। तो उस वक्त हम अपनी ममता किल करते हैं जब हम अपने बच्चों को घर छोड़ के, उनको अकेला छोड़ के घर से बाहर जाते हैं। इवल पैशंस क्रिएट फॉल्स इरेशनल बिलीफ, और इसी तरह ये वही इवल पैशंस होते हैं जो इरेशनल बिलीफ्स क्रिएट करते हैं। अभी यही बात अगर आप किसी को समझाने बैठ जाएं, आप उनकी इरेशनल बातें सुनने बैठने बैठ, नहीं जी नहीं, अब पैम्पर्स का दौर है, अब फलाना दौर है, ये तो पुराने वक्तों की बात है, आज के दौर में मियाँ बीवी दोनों नहीं कमाएंगे तो घर नहीं चलेगा, ये आपको बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है, ज्यादा बच्चे होंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, यकीन जानिए एंड आइडियाज, और ये इरेशनल, ये इवल पैशंस ही होते हैं बेटा, हमारे इरेशनल बिलीव्स को क्रिएट करते हैं और आइडियाज को। जिंदगी हमेशा गुमान पे गुजरती है। अगर आपने अपने दिमाग के अंदर ऐसे बिलीव्स क्रिएट कर लिए, आप ऐसी ही जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन एट द एंड आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है फॉर देयर आउटलेट। These evil passions disguise themselves into false beliefs, और फिर यही evil passions होते हैं जो false beliefs के अंदर जो है वो disguise हो जाते हैं, and thus cause harm and destruction to humanity। और इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होती है ह्यूमैनिटी की वजह से। बेटा आज जिस बच्चे को आप लोग डे केयर में छोड़ के जा रहे हैं जबकि वो कमजोर है, आज जिस बच्चे को आप घर में छोड़ के जा रहे हैं जबकि उसको पहले 7 साल माँ की जरूरत है, उसको माँ के लम्स की जरूरत है, यकीन जानिए
जब हम बूढ़े हो जाएंगे फिर हमारे बच्चे भी, अल्लाह ना करे हमारे साथ कभी ऐसे करें, जब हम कमजोर होंगे, क्योंकि हमने बच्चे को समझा दिया, दिखा दिया कि बेटा कमजोरी में लोगों के साथ ऐसे बिहेव करते हैं, ठीक है, कमजोरी में तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसे छोड़ा था, तो कल जब हम ज़ईफ हो जाएंगे तो हमारे बच्चे कमजोरी में हमारे साथ क्या करेंगे, फिर वो ताकतवर होंगे, हम कमजोर होंगे, हम बूढ़े हो चुके होंगे, फिर क्या होगा बेटा। जवानी तो गुजर जाती है, जवानी में आपके पास ताकत है ना, आप भूख भी बर्दाश्त करेंगे, आप दर्द भी बर्दाश्त कर लेंगे। अभी देखें, अभी जवानी है ना, तो 30s चल रही है ना, तो हड्डियों में दर्द भी होता है ना बेटा, बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन बुढ़ापे में जब हड्डियों में दर्द होता है, कभी आप बूढ़े लोगों के पास जाके बैठे तो आपको लग पता जाए कि बुढ़ापा क्या चीज होती है। जवानी में हड्डियों का दर्द बर्दाश्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे मुश्किल होता है कि बुढ़ापे में आप, और बुढ़ापे में आपको सबसे ज्यादा आपकी औलाद की जरूरत होती है अल्लाह के बाद, तो दैट इज द थिंग। और अगर उस औलाद ने उस वक्त अपने पेरेंट्स को अलहदा छोड़ दिया, फिर मैं अभी रिसेंटली जो है मैंने देखा है कि बेटियां खुद कह रही थी कि हम अपनी माँ को जो है नहीं संभालेंगे, क्योंकि ये तो भाभीियों का काम होता है कि एट द एंड जब जो है उनके पैम्पर्स चेंज करें और ये करें वो करें, ठीक है, इवन वो एट द एंड जब नहलाया भी जाता है मैयत को, तो वो बच्चे पीछे हट जाते हैं, उनको डर लग रहा होता है अपनी माँ की डेड बॉडी। तो बड़ी मुझे हैरानी हुई कि अच्छा चलें कोई बात नहीं। तो these are the evil passions, और ये evil beliefs ही create करते हैं। So these evil passions disguise themselves into false beliefs and thus cause harm and destruction to humanity. In example to this notion, Russell gives the psychological interpretation of attitudes of mobs during the day of Inquisition. ठीक है, अब वो जो है यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, मोब्स कहते हैं लोगों का जमघटा, ठीक है, ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्पेनिश इंक्विजिशन के दौरान जो है वो एटीट्यूड्स ऑफ मॉब्स को जो है वो शो करता है। एट दैट टाइम हेरेटिक वाज बर्न्ड अलाइव। हेरेटिक ऐसे इंसान को कहते हैं जो रिलीजियस के खिलाफ होता है, उनको लाइव, जैसे ब्रूनो को ना इसलिए जला दिया गया था, ब्रूनो एक साइंटिस्ट था जिसने ये बताया था कि पूरी दुनिया ना सूरज के गिर्द घूम रही है, और उसको हेरेटिक कह के और उसको बर्न कर दिया गया था विद स्टेक्स के साथ बर्न कर दिया गया था। तो उस दौर के अंदर, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि पूरी जो कायनात है ना वो अर्थ के गिर्द घूमती है, ठीक है, और उनका ये बिलीव है क्रिश्चियनिटी का कि पूरी दुनिया अर्थ के गिर्द, पूरी दुनिया का सेंटर जो है वो अर्थ है, और अर्थ का सेंटर चर्च है, और चर्च का जो सेंटर है वो गॉड है, ठीक है। तो दैट्स वाई वो हर ऐसे वो कहते थे कि क्योंकि जो बाइबल के खिलाफ बोलेगा हम उसको जला देंगे। ब्रूनो ने साइंटिफिक डिस्कवरी करके ये कह दिया था कि भाई दुनिया जो है ना सन के गिर्द नहीं घूमती, अर्थ के गिर्द नहीं घूमती, बल्कि सन के गिर्द घूमती है। तो उसने जब ये व्यू पॉइंट बताया तो उसको जो है चर्च ने विद स्टिक्स जला दिया था, उसको कहा था कि ही वाज एन हेरेटिक, और उसको फिर उन्होंने जला दिया था। बट अकॉर्डिंग टू रसेल इट इज बिकॉज ऑफ देयर क्रूअल इम्पल्स ऑफ वाचिंग द स्ट्रगल ऑफ बर्न्ड मैन फॉर लाइफ। और वो कहते हैं ये उनकी, उन लोगों के जो हेरेटिक्स को जलते हुए देखते हैं, ये उन लोगों की क्रूअल इम्पल्स है कि वो कैसे एक इंसान को जलता हुआ देख लेते हैं, यानी कि इंसान के अंदर एक क्रूएलिटी है कि अगर उसके खिलाफ या उसके मिजाज के खिलाफ बात हो जाए तो वो इतना क्रूअल है कि वो अगले बंदे को जलाने के भी मतलब ताबे हो जाता है। तो Russell think that this very impulse is also involved in people's justification of war, और यही इम्पल्स है जो कि इन्वॉल्व होती है पीपल जस्टिफिकेशन, जब लोग जो है वॉर्स करते हैं, या बड़ी बिग नेशन, बड़ी बड़ी नेशंस, इंग्लैंड ने जब ये वर्ल्ड वॉर 2 हुई या वर्ल्ड वॉर 1 हुई, तो बड़ी बड़ी नेशंस जो हैं यही क्रूअल इम्पल्स जो है वो यूज़ करती हैं, और यही जस्टिफिकेशन वो यूज़ करती हैं। वो किसी क्रूसेड के लिए नहीं लड़ रही होती, बल्कि वो अपनी टेरिटरी को एनहांस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए लड़ रही होती हैं। रसेल सेज पीपल हु आर विगरस एंड ब्रूटल ऑफन फाइंड वॉर एंजॉयबल। ऐसे लोग जो विगरस होते हैं और ब्रूटल होते हैं उनको वॉर बड़ी एंजॉयबल होती है। बाहर लोग होते हैं ना उनको लड़ के बड़ा मजा आता है, बहस करके बड़ा मजा आता है, बहस के अंदर बड़ा मजा आता है, वो दूसरे का व्यू पॉइंट सुनने को तैयार ही नहीं होती।
उनका बस उनकी एक सेल्फ, जिसे कहना चाहिए मोरालिटी, सेल्फ क्रिएटेड मोरालिटी होती है, और वो कहते हैं बस सारी दुनिया बस यही सोचे जो मैं सोच रही हूँ, बस इसके अलावा कोई नहीं। तो उनकी वो जो एक न्यूट्रल पन होता है इंसान के अंदर, या वो एक्सेप्टेंस लेवल जो होता है ऐसे इंसान के अंदर, वो खत्म हो जाता है। तो वो कहते हैं कि ऑफन फाइंड वॉर एंजॉयबल, तो ऐसी कौमें अक्सर जो है ना जंगों को एंजॉयबल समझती हैं, प्रोवाइडेड दैट इट इज विक्टोरियस वॉर। उनको लगता है कि ये कोई विक्टोरियस वॉर है, एंड देयर इज नॉट मच इंटरफेरेंस विद रेप एंड ब्लंडर। और वो कहता है कि ये इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है कि किसी से जोर जबरदस्ती से जो है कुछ भी छीना जा सके, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। Russell believes that man is outcome of evolution. Therefore, initially he had an impulse of cruelty and brutality. रसल ये कहता है कि इंसान जो है वो आउटकम है एवोल्यूशन का, इस वजह से उसके अंदर एक क्रुएलिटी और ब्रूटैलिटी है। आपको पता है जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया था, वो चौकटा ही बनाया था, तो इबलीस ना शैतान पास से गुजरा था, उसने इंसान के चौकटे को थोड़ा सा स्मेल किया था, मतलब एक उसने कहा कि यार ये तो जमीन पे जाके फसाद करेगा, यानी कि इसकी स्मेल ऐसी, यानी कि शैतान इतना तेज है कि इंसान के पास से गुजरता है और इसकी इंस्टिंक्ट पहचान जाता है, और फिर उसको पता होता है कि इस इंसान को कहाँ से मार देनी है, वहां से वो फिर उसके ईमान के साथ खेलता है। तो शैतान ने भी इंसान को, अल्लाह ताला को कहा था, चैलेंज किया था अल्लाह ताला को, याद है ये तो जानवर फितरत सा है, कोई ये अगर जमीन पे जाएगा ये तो फसाद करेगा। एंड फॉर ही वाज देन वाइल्ड एंड ब्रूटल, इसी वजह से वो वाइल्ड भी है और ब्रूटल भी है, क्योंकि इंसान के अंदर एक जानवर मौजूद है। बट नाउ ही हैज ट्रांसफॉर्म टू अ सिविलाइज्ड मैन, लेकिन अब इंसान जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया एक सिविलाइज्ड मैन में, and that impulse has now disguised under vigorous beliefs and ideas। और ये impulse जो है वेरियस बिलीव्स और आइडियाज के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई है, डिस्गाइज हो गई है। he gives an example of initial opposition of use of anesthetics for women in operations। और वो एक एग्जांपल देता है इनिशियल ऑपोजिशन ऑफ द यूज ऑफ एनेस्थेटिक्स, ठीक है, जब और खवातीन को ऑपरेशन के दौरान जो है एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो वो एक एग्जांपल देता है इनिशियल ऑपोजिशन के, एक इंसान के आइडियाज और बिलीव्स ऐसे उस इंसान के ऊपर छा जाते हैं, जैसे एक औरत को ऑपरेशन से पहले जो है एनेस्थीसिया दिया जाए और उसको ऑपरेशन की जो जो दर्द है उसका पता भी ना चले कि उसका कितना खून बह गया, उसको कितने स्टिचेस आ गए, उसको कुछ भी पता नहीं होता। Research think that the real cause behind this belief is man's inborn cruelty, यानी कि इंसान जो है, जैसे मैंने कहा ना कि इंसान के अंदर एक सेंस ऑफ डिफेंस होती है, वो हमेशा अपने आप को डिफेंस करता है, तो वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो इंसान जो है, रसल ये बोलता है कि वो जो रियल कॉज है ना बिहाइंड दिस बिलीफ, वो ये है कि इंसान जो है ना इनबॉर्न ही क्रूअल पैदा हुआ है, इनबॉर्न ही हम लोग जो है फसाद करने वाले पैदा हुए हैं। बाज़ औक़ात होता है ना, सब्र इतना करने के बावजूद भी हमसे कभी कभी लड़ाई हो जाती है, होती है, हालांकि हम पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई हम नहीं बोलें या कुछ इस तरह से नहीं करें, लेकिन क्या होता है कि बाज़ औक़ात वो क्या होता है, वो हमारी इनबॉर्न इंस्टिंक्ट होती है जो फिर निकल के बाहर आ जाती है, उसको हम जितना दबाते हैं कहीं ना कहीं से फिर बाहर आ जाती है। तो एज इट इज सेड, a dog, a wife and a walnut tree, the more you beat them the better they be। और वो कहते हैं एक डॉग को, एक वाइफ को और एक वॉलनट ट्री को आप जितना ज्यादा बीट करें वो उतने ही बेटर हो जाते हैं। ठीक है, ये पुराने वक्तों की बात है, जबकि ये वाला जो स्लोगन था ये बड़ा आम था। Another example of this cruelty is the attitude toward an insane. People presume that it is the old of some evil spirit। इंसेन कहते हैं एक ऐसे इंसान को जिसका दिमागी तवाज़ुन जो है ना वो ठीक नहीं होता। तो ऐसे लोग जो है जिनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होता था, तो लोग ये समझते थे शायद इनको इसलिए फिट्स पड़ते हैं या झटके पड़ते हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई इवल स्पिरिट आ गया, दैट मेक्स अ मैन मैड, जिसकी वजह से ये इंसान पागलों की तरह हरकत करता है। एंड व्हेन अ मैड मैन इज बीटन द पेन इज फेल्ट बाय इवल स्पिरिट। और जब इस इंसान को मारा जाता है तो वो जो पेन होती है वो इवल स्पिरिट असल में बर्दाश्त करते हैं। अच्छा, इस तरह का केस मैंने एक दफा अपनी आंखों से देखा था। Russell says, in pursuit of this opinion, lunatics were treated for years on end with the systematic and conscientious brutality। lunatics बेटा ऐसे लोगों को कहते हैं जो जिनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होता। ये जो होते हैं ना, जो बच्चे
इन बॉर्न ही जो है मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं या जिनके दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होते, तो उनको कई सालों से इसी तरह से ही ट्रीट किया जाता था कि किसी पीर फकीर को बुला लिया जाता था या उनको वहाँ पे ले और वो फिर डंडों से उसको मारते थे ताकि इसका जो स्पिरिट है वो बाहर निकाले, जो इवल स्पिरिट है उसको बाहर निकाले। रसल बिलीव दैट पीपल आल्सो डिस्गाइज देयर इवल पैशन इन रिलीजियस डॉक्ट्राइन। लोग अक्सर अपने इवल पैशंस जो है रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स में भी जो है डिस्गाइज कर देते हैं। ह्यूमन सेक्रीफाइस टू इंक्रीज फर्टिलिटी इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ बिग पैशन हिडन विद सम रिलीजियस फेथ। और इसी तरीके से ह्यूमन सेक्रीफाइस के वो इंक्रीज करे फर्टिलिटी। फर्टिलिटी यहाँ भी एक्चुअली होता ये था, पुराने ज़माने में गॉड्स एंड गॉडेसेस का दौर था। गॉडेस ऑफ अर्थ की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए यानी कि फसलें बढ़ाने के लिए किसी इन्फेंट को का खून या किसी यंगस्टर का या किसी टीनेजर का या किसी यंग औरत का खून जो है वो बहाया जाता था ताकि फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो वो भी ये कहता था कि ये बिग पैशंस थे और ये उनका रिलीजियस फेथ था, ठीक है। तो ये बिग पैशंस थे जो उसके पीछे ये सारा कुछ होता था। अभी भी आप देखें ना, हम रिलीजियस डॉक्ट्राइन रिलीजन को किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। टू आर रेशनल मैन, हम अपनी लाइफ नहीं चेंज करते, अजीब अजीब बिलीव्स के ऊपर जो है ना हम काम करना शुरू कर देते हैं। टू आर रेशनल मैन सच थिंग्स आर नॉट मोर देन सुपरस्टिशियस। एक रेशनल मैन के लिए, एक लॉजिक एंड रीजन बेस्ड इंसान के लिए ये चीजें सुपरस्टिशियस बिलीव्स के अलावा कुछ भी नहीं होती। काली बिल्ली आगे से गुजर गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लाल मिर्चों से नजर उतारनी है, ठीक है, वो अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ना, लाल मिर्चों से नजर उतारनी। तो ये सारी चीजें क्या है, और यकीन जानिए बेटा, क्योंकि हमारा बिलीव ऐसा ना, लाल मिर्चों से नजर उतर भी जाती है, ठीक है। वो उसकी रीजन ये है कि हमारा बिलीव ऐसा, तो अल्लाह बंदे को वैसा मिलता है जैसा उसका गुमान होता है। Russell think that it is that which makes ascetics to leave all the luxuries of life and live a life of self torture। रसल ये कहता है कि it is the death wish, ये डेथ विश होती है which makes ascetics to leave all luxuries of life। कि जो ascetics को ये मतलब एक इंसान को वो ये करने पे, मतलब ये सोचने में मजबूर कर देती है कि वो तमाम लग्जरीज ऑफ लाइफ को छोड़ दे एंड लिव अ लाइफ ऑफ सेल्फ टॉर्चर, और वो अपने आप को सेल्फ टॉर्चर करना शुरू कर देता है। बाज़ औक़ात हम लोग इतना ज़्यादा मेंटली जिसे कहना चाहिए थक जाते हैं ना, तो लोग एंड पे पता है क्या कहते हैं, एक ही बात कहते हैं, भाई मैं मर क्यों नहीं जाती, ऐसे होता क्यों है। तो एक्चुअली वी आर डूइंग द सेल्फ टॉर्चर टू मतलब हम अपने आप को सेल्फ टॉर्चर कर रहे होते हैं एट दैट टाइम जब हमारे अंदर एक डेथ विश पैदा हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग कि फिर हम अपने आप को सेल्फ टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। व्हेन द मैन टॉर्चर हिमसेल्फ ही फील्स दैट इट गिव्स हिम राइट टू टॉर्चर अदर्स। जो इंसान अपने आप को टॉर्चर कर सकता है ना, वो किसी को भी टॉर्चर कर सकता है, ठीक है। एंड इंक्लाइंस हिम टू एक्सेप्ट एनी सिस्टम ऑफ डॉगमा। डॉगमा कहते हैं डॉगमेटिक बिलीव्स को, और वो जो है अपने इन इस टॉर्चर के लिए वो किसी भी सिस्टम ऑफ डॉगमा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है। बाय विच दिस राइट इज फोर्टिफाइड, यानी कि जिसके थ्रू जो है कि वो ह्यूमन को टॉर्चर कर सके, वो हर वो डॉगमा जो है उसके ऊपर बिलीव कर लेगा जो कि वो हेल्प आउट करे। जैसे हम रिलीजन को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं, हम रिलीजन के हिसाब से अपने आप को मोल्ड नहीं करते, हम रिलीजन को अपने हिसाब से मोल्ड कर रहे होते हैं। कान इधर से पकड़ लिया, उधर से पकड़ लिया, यानी कि फिर हम क्या करते हैं कि अपने अपने हकूक की बातें शुरू कर देते हैं, फिर अपनी अपनी तर्ज की चीज़ें उसके अंदर ऐड कर देते हैं, डॉगमेटिक बिलीव्स ऐड कर देते हैं, जिससे जो है ये क्रूएलिटी या टॉर्चर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाए औरों के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें स्पेशली वो मिसालें दी जाती हैं ना, वो देखा फलाने की जो है क्या, चलें जोड़े ओड़े के बड़े वो बताया जाता है अक्सर ही खवातीन को, वो देखा फलाने घर में फलानी औरत को कितनी कुट पड़ती है, अभी तो तुम्हें इतनी पड़ी कोई नहीं है, ठीक है। तो क्या होते हैं, ये डॉगमेटिक बिलीव्स होते हैं, उसमें दीन का कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन क्या होता है फलाने घर में क्योंकि फलाने की बहू के साथ इस तरह होता है, तो तुम्हारे साथ भी अभी उतना नहीं हुआ जितना उसके साथ हुआ है, तो इसलिए जनाब आप चुप करके इस चीज़ को बर्दाश्त करें। तो ये होता है कि इंसान को
टॉर्चर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिर वो राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं करता कि फलाने घर में गलत हो रहा है, वो कहता है फलाने घर में अभी कम गलत हुआ तुम्हारे साथ, यानी कि ज्यादा गलत हुआ, अभी तो तुम्हारे साथ इतना हुआ नहीं। तो रसल ऑल्सो सजेस्ट दैट कम्युनिज्म इज जस्ट स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दिस थॉट। रसल ये कहता है कि कम्युनिज्म जो है वो इससे डिफरेंट है। द फोर कम्युनिस्ट थिंक दैट दे आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड। कम्युनिस्ट ये सोचते हैं कि शायद वो चोजन पीपल है गॉड की, who have to eliminate evil from the earth। और शायद उनको ये ठेका मिल गया जिन्होंने evil जो है अर्थ से खत्म करना है। therefore in this case death instinct spread in all over humanity। इस वजह से ये जो death instinct है वो spread होती है all humanity में। according to Russell, pride is the one of the most harmful ideas that damage mankind greatly। और रसल के हिसाब से प्राइड जो है वो वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल आइडियाज है जो डैमेज कर देता है मैनकाइंड को ग्रेटली। उसके बाद वो प्लाटो क्या कहता है, प्लाटो सेज ऑल मैन आर बाय नेचर इक्वल मेड, कि तमाम मैन जो हैं वो बाय नेचर वो इक्वल मेड हैं। प्राइड भी भाई एक आइडिया है, ठीक है। गरूर, तकब्बुर, माल का तकब्बुर, स्टेटस का तकब्बुर, बेटों का तकब्बुर, ये बहुत जो है ना, प्राइड इज वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल आइडियाज। नॉलेज का तकब्बुर, ठीक है। तो वो कहता है बाय नेचर जो है तमाम लोग जो हैं वो equal made है, but we have created different regarding sex, color, race, nation and religion। और हम लोगों ने इसको डिफरेंट कर दिया, हमने डिफरेंट मतलब इंसान, हालांकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को बाय नेचर इक्वल बनाया है, लेकिन हमने उसको कलर, रेस, नेचर, रिलीजन के हिसाब से जो है, नेशन के हिसाब से सब कुछ डिफरेंट बना दिया। द सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी इज ऑल्सो एन आइडिया। अब ये जो सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी, ये भी एक आइडिया है दैट हैज कॉज्ड अ ग्रेट हार्म टू मैनकाइंड, जो कि बहुत ज्यादा हार्म क्रिएट करती है मैनकाइंड में। जिस घर के अंदर बेटा बेटों को बेटियों से ज्यादा सुपीरियोरिटी दी जाती है, उनके अंदर एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। फिर उन बच्चों में आपने देखा होगा नॉर्मली जो भाई होते हैं ना, बेशक वो छोटे होंगे लेकिन उनके अंदर एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी होती है। दे नेवर बॉदर कि हमारी बड़ी बहनें हैं और हमें उनकी इज्जत भी करनी है। तो सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी बेटा इस वजह से होती है। दूसरा, हमारे घरों के अंदर जो है वो जब बेटा पैदा होता है ना, बड़ी खुशी मनाई जाती है, तो वो मर्द की एक सुपीरियोरिटी जो है ना हमारे जहन में एक्चुअली डाल दी जाती है, ठीक है। बच्चे, और इसी तरीके से इवन जायदाद भी जब डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है ना, तो माँ कहती है देखो बेटा तुम्हारे भाई है ना, बहनें तो भाइयों के लिए बड़ा कॉम्प्रोमाइज करती है, तुम ऐसा करो जायदाद भाइयों के हक में छोड़ दो। ऐसे ही है, पेरेंट्स यही करते हैं ना। अल्लाह ताला ने बेटे की मोहब्बत ना इनबॉर्न, बाय बर्थ, बाय नेचर इंसान के अंदर ज्यादा रखी, ठीक है। वो हजरत मरियम के वाक़े से आपने क्या सीखा? हजरत मरियम की वालिदा जो है, जब हजरत मरियम पैदा होती हैं, उनकी वालिदा क्या कहती हैं? या अल्लाह ये तो बेटी है, यानी कि शी वाज एक्सपेक्टिंग के बेटा होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने बाय बर्थ इंसान के अंदर बेटे की खुशी थोड़ी ज्यादा रखी है, बल्कि कहीं ज्यादा रखी है एज कम्पेयर टू बेटी। तो दीज आर द सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी जो बचपन से एक इंसान के अंदर क्रिएट कर सकते। इसी तरह दूसरी सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी, कोई एक बच्चा होता है जो आपका थोड़ा लाइक निकल आता है, क्लासेस में फर्स्ट आना शुरू हो जाता है, उसके अंदर भी एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। और ये सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी इतनी हार्मफुल है कि इंसान के अंदर फिर वो सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं रहती कि कोई और बंदा भी ठीक कर रहा। और ये एक डिलेमा है हमारी सोसाइटी का कि मर्दों के अंदर ये सेंस ऑफ, तो मर्दों के अंदर बेटा ये सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो बनी कुछ इस तरह की है। और ये सिर्फ यहाँ हम पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं करेंगे, ये पूरी ओवरऑल दुनिया के अंदर ये है। मतलब आप ऐसे समझ ले हम सारे साइकोलॉजिकली ना बीमार हैं, तो अब हम सारों को एक दूसरे को साइकोलॉजिकली ट्रीट करना है। तो इसी तरीके से हम लोग जब औरों को देखते हैं तो हम ये नहीं देखते कि भाई ये गलत है कि सही है, एक्चुअली उसका बैकग्राउंड बड़ा मैटर करता है, ये बंदा इतना गलत क्यों कर रहा है। Russell says that it is the interesting fact that in America people consider themselves equal to those who are above to them।
अमेरिका के अंदर इतना ज़्यादा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसी तरह रेसेस के अंदर भी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। जो अमेरिकन है, यूरोपियंस है या वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो अपने आप को वाइट्स कहते हैं, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको वो ब्लैक्स कहते हैं। इसी तरह जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये अमेरिका से भी ज़्यादा किसी दौर में, मतलब ये लोग ज़्यादा प्रोग्रेस थे एज कम्पेयर टू अमेरिका। अभी भी अगर आप वो देखें ना, इनकी प्रोग्रेस अमेरिका और यूरोप, ये सॉरी, अमेरिका से बहुत ज़्यादा है, ये जर्मनी, फ्रांस। और अगर आप कभी इसका इंटरनेट पे खोलें, इसकी प्रोग्रेस लाइन अगर आप देखें ना, इनकी वेल्थ और इनकम, और ये इनकम के स्टैट्स तो इनकी ज़्यादा होते हैं। तो अमेरिकन जो हैं वो हमेशा अपनी सुपीरियर जो पावर्स है ना, अपने आप को उनके बराबर कंसीडर करते हैं बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड दे अगेन थिंक देमसेल्व्स सुपीरियर टू पीपल हु आर बिलो टू देयर लाइफ स्टैंडर्ड। लेकिन वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से भी अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। ठीक है, नॉट ओनली वो ऐसे लोगों से सुपीरियर समझते हैं जो ऑलरेडी उनसे सुपीरियर है, बल्कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी अपने आप, अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री से तो चलें सुपीरियर समझने का कोई तुक बनता है, लेकिन इंसान का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ना बेटा, अपने से प्रोग्रेस लोगों के सामने भी उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वो फिर अपने आप को ही सुपीरियर कंसीडर कर रहा होता है, फिर वो ये नहीं देखता कि मतलब मुझे आगे जाने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इन रशिया द प्रोलिटरी proletariat has labor class emerged as privileged class. Russell says that the same is matter of religion. The followers of one faith consider themselves to be the only claimers of the heaven. इसी तरीके से जो फॉलोअर्स होते हैं वो हमेशा, सुन्नी होगा तो वो कहेगा भाई हम ही जन्नती है, तो वहाबी होगा तो वो कहेगा नहीं हम ही जन्नती है। एंड इवन अदर मैन इज श्योरली डूम टू हेल, और उसको ये लगता है साथ वाले ने जहन्नुम में ही जाना है, यानी कि जो दूसरे फिरके से ताल्लुक रखता है वो जहन्नुम में जाए। ठीक है, तो दैट इज आवर रिलीजियस फेथ, कि हमें लगता है जो मेरा रिलीजियस फेथ है, जो मेरी सेल्फ एस्टीम मोरालिटी है, सेल्फ क्रिएटिव मोरालिटी है, शायद वही ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, आगे वो कहता है एंड वाई इज एन अदर हार्मफुल बिलीफ। एंड वाई, दुश्मनी, हसद। तो वो कहता है कि ये भी एक और हार्मफुल बिलीफ है। इट डज मच हार्म इन पर्सनल लाइफ बट इट प्रूव्स मोर हार्मफुल इन पब्लिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स बाय क्रिएटिंग अ फॉल्स कॉन्सेप्शन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये जो है नॉट ओनली इंसान की पर्सनल लाइफ को, जो एनवाय होता है, हसद जो होता है, वो इंसान की पर्सनल लाइफ को तबाह करके रख देता है, बल्कि उसको पब्लिक अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स में भी तबाह कर देता है बाय क्रिएटिंग अ फॉल्स कॉन्सेप्शन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। एक फॉल्स कॉन्सेप्शन होता है उसका सेल्फ इंटरेस्ट। आप ये देखें कि बेटा ये जो एनवाय होता है ना, हसद होता है, बाज औकात हमें देखें, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। इन प्रोफेशनल लाइफ यू नीड मैनी मैनी पीपल। जब आप हसद करते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो हसद में बाज औकात आप ऐसे लोगों के साथ कुछ गलत कर बैठते हैं जिनकी वजह से जो आगे जाके उनका साथ आपको बहुत ज्यादा फायदा भी दे सकता है। अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो भी फिर क्योंकि आप अच्छे दोस्तों से भी हसद कर बैठते हैं, तो आपकी जिंदगी में से अगर अच्छा दोस्त निकल जाए, अच्छा उस्ताद निकल जाए, अच्छे रिलेशनशिप्स निकल जाए, जिंदगी खाली हो जाती है। तो ये, लेकिन क्या होता है, आपका जो हसद होता है, हमारा जो हसद होता है, वो हमें सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट बेस पे के, मतलब बाज औकात बहुत लोग होते हैं जो कि जिन्होंने हमें बड़ा वो किया होता है, मतलब सपोर्ट किया होता है, लेकिन जब हम उनके बराबर के प्रोफेशन में आते हैं तो हम उनसे हसद करने लग जाते हैं और उनको फिर तंग भी करने लग जाते हैं। Russell also thinks that the idea of economic nationalism is harmful for mankind. और ये जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म का आइडिया, वो कहता है ये भी हार्मफुल है। Every nation today seems to pursuing an economic policy which is based on misconception that her economy interest is opposed to that of every other nation. हर नेशन आज जो है वो एक इकोनॉमिक पॉलिसी को परस्यू करने के चक्कर में है, जो कि बेस्ड है एक मिसकॉन्सेप्शन पे कि शायद उस नेशन की इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो हर दूसरी नेशन के ऑपोजिट है, यानी कि बेहतर है हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट। Russell also suggests some certain wise remedies and precautions to prevent or at least to minimize the harm and destruction which these evil ideas bring with them. Russell ये भी suggest करता है कुछ certain